DTQ का 13th सेशन आज हम देखने जा रहे हैं। आज जो मैं तीनों क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेने वाला हूँ, ऑल द 3 क्वेश्चंस विल बी ऑफ MST CET 2018। जो मेरी पहली रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट कि MHCT के क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि हमें अगर हम ऐसे भी एग्जाम में चले जाएं तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों का। ये 3 क्वेश्चंस दे आर सिंपल, इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। अगर आपने मेरे पिछले सारे DTQ सेशंस देखे हैं तो आई हैव ट्राइड टू टेक द क्वेश्चंस ऑफ JEE एंड मोस्टली JEE एंड नीट ऑल्सो। सो एक वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इट इज मोर देन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, ठीक है ना। बिकॉज उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन, उतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग उन क्वेश्चंस में लगता है। बट हियर इफ यू सी MST CT में अगर आपके पास बेसिक फॉर्मूला वाला नॉलेज है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों फिर MST CT के अंदर स्कोर करना इतना डिफिकल्ट होता है। द रीजन इज दैट स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक चीज बच्चा लैक कर जाता है MST CT में सब कुछ आने के बाद भी, वो है स्पीड। एंड स्पीड कब आएगी? जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। वरना आप ऐसे ही अगर MSCT में चले गए तो मैं ये नहीं बोलता कि आपको कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। यस, यू विल बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, बट हियर द थिंग इज नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग एंड गेटिंग सम मार्क्स। हियर द थिंग इन MST CT इज दैट यू हैव टू गेट अराउंड 99.1%, ठीक है ना। इतना परसेंटाइल तो आपको आना चाहिए इफ यू वांट टू गेट अ गुड कॉलेज, अ गुड कॉलेज जो आपको बाद में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट दे सकता है। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरी बातें ध्यान में रखना, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसमें कह रहा है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दिया हुआ है, उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है E इज इक्वल टू, इट्स रिटन एज 200√2 साइन एंड 100t। ये उन्होंने आपको एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एंड इज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर। तो आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू 1 माइक्रोफराड है, ठीक है। थ्रू एन AC एमीटर, एक AC एमीटर भी आपने वहां पे लगाया हुआ है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज, ठीक है, आपने एक कैपेसिटर लगा दिया यहां पे इस तरह से, उसके साथ आपने एक AC एमीटर लगा दिया और उसके साथ आपने एक ऑल्टरनेटिंग EMF भी कनेक्ट कर दिया। ये आपका कैपेसिटर, ये आपका एमीटर, ठीक है। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो एमीटर है इसमें करंट की रीडिंग क्या होगी, हमें ये बताना। सबसे पहले व्हाट द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट ये क्या दिया हुआ है, व्हाट इज दिस गिवन, ठीक है। इसको अगर आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच करेंगे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया EMF का, बराबर है। इसके साथ अगर आप मैच करोगे तो आपको एक एक टर्म की वैल्यू तो मिल जाएगी, ठीक है। बट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ये बंदा कौन है, इसको आप पढ़ते कैसे हो, हाउ डू यू राइट दिस थिंग, ये क्या है? इस चीज को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस EMF। व्हाट डज इंस्टेंटेनियस EMF मीन्स? इंस्टेंटेनियस EMF का मतलब होता है कि ये इक्वेशन आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे EMF की वैल्यू बताएगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने AC के EMF का ग्राफ देखा है, ये आपके AC का EMF का ग्राफ है, बराबर है। ये वैल्यूज हर जगह पे चेंज हो रही हैं, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको अलग अलग वैल्यूज दे रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे एक पर्टिकुलर t की वैल्यू डाल दी, t एक टाइम है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना वोल्टेज है वो आपको ये इक्वेशन देगा, यानी कि ये इक्वेशन देगा। इसलिए इस बंदे का नाम इंस्टेंटेनियस EMF है। इंस्टेंटेनियस मींस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका कितना EMF है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम EMF, और बुक्स में आप इसको पीक वैल्यू के जैसे भी देख सकते हैं। यानी कि ये आपके पूरे के पूरे ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको आप E0 कहते हो और इसको आप -E0 कहते हो, ठीक है। कंपैरिजन करके चेक कर लेते हैं तो क्या चीज समझ में आ गई? E0 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो है
200√2 मैच करके देख लिया आपने, 200√2 मिल गया। और एक मैच कर लीजिए, साइन के अंदर 100t लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 100। क्लियर हो गया, ठीक है। पहला सवाल ये है कि अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये एमीटर कितना करंट नापेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज। मेरा पहला सवाल ये है कि ये एमीटर नापता क्या है। नाउ यू मस्ट बी शॉक्ड बाय हियरिंग दिस, यू आर थिंकिंग सर करंट नापेगा और क्या नापेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के पीछे जा रहे हैं, क्या हम एवरेज वैल्यू पता करने के पीछे जा रहे हैं, क्या हम करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करने के पीछे जा रहे हैं, क्या पता करने जा रहे हो। अगर आप देखोगे तो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, क्या निकालना है। क्वेश्चन में तो खाली क्या बोला है, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज, बस क्वेश्चन में इतना ही बोला है। पर आपके पास अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो सकता है तो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट भी हो सकता है, आपके पास आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है, आपके पास एवरेज वैल्यू भी हो सकती है। निकालना क्या है, जरा बिल्कुल ध्यान से बात को समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए बोलता करंट की, तो वो पक्का कोई ना कोई टाइम देता जिसके ऊपर आपको करंट की वैल्यू निकालनी होती। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप करंट बताएं एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर एट अ पर्टिकुलर टाइम देता तो वहां टी मेंशन करता, तो हम फिर इंस्टेंटेनियस जैसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, हमें इंस्टेंटेनियस नहीं निकालना, ठीक है। आरएमएस और एवरेज के बीच में क्या फर्क है, जब भी आप एवरेज के बारे में बात करते हो, ठीक है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल कंसीडर करते हो, ठीक है ना। जब भी आप एवरेज की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इतनी हाफ साइकिल कंसीडर करते हो, मतलब 0 to पाई का कंसीडरेशन आप करते हो, ठीक है। पर जब हम यहां पे एमीटर की बात कर रहे हैं तो एमीटर जो होगा वो करंट का पूरा फुल साइकिल नापता है, पूरा का पूरा फुल साइकिल नापता है, आधा साइकिल नहीं नापेगा, पूरा साइकिल नापेगा एमीटर। इसका मतलब एवरेज की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, तो बचता क्या है, आरएमएस की पॉसिबिलिटी। और आरएमएस फुल साइकिल मतलब आरएमएस 0 to 2 पाई के लिए नापा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हैं कि आरएमएस क्या है, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, मैं कुछ दिनों में पक्का एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं एसी के बारे में थोड़ी बातचीत करूंगा, तो उसमें आई गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक बात पता चल गई है कि हमें बेसिकली जो चीज निकालनी है वो है आईआरएमएस। एमीटर आरएमएस वैल्यू को नापता है। आगे बढ़ते हैं। फिर ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहां पे वोल्टेज पुट करने जाएंगे, अगर करंट की आपने आरएमएस वैल्यू पुटअप की है तो जो आपकी ईएमएफ की वैल्यू होगी यानी कि वोल्टेज की वैल्यू होगी वो भी आरएमएस की होगी, डिवाइडेड बाय यू हैव टू सब्स्टिट्यूट अ रेजिस्टेंस आउट हियर। नाउ रेजिस्टेंस यहां पे कौन सा आएगा, पहली बात आपके सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब किसी सर्किट में एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो वो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस या फिर हम उसका सही वर्ड बोले तो वो है रिएक्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एक्सी। ये वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है या ये वो ऑपोजिशन है या वो ये एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटेंस ऑफर करता है एसी को, तो हमें उसका इस्तेमाल यहां पे करना पड़ेगा। तो दिस लुक्स लाइक प्योरली लाइक एन ओम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ द करंट इज आरएमएस, ईएमएफ विल आल्सो बी आरएमएस एंड द रेजिस्टेंस विल बी स्पेसिफिक टू द डिवाइस कनेक्टेड इनटू द सर्किट। अब बस हमें पुटअप करनी है वैल्यूज और बात करनी है। चलो देख लेते हैं, क्या हमको ई आरएमएस दिया हुआ है, नहीं, क्या हमको एक्सी दिया हुआ है, नहीं, तो निकालो अभी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ई आरएमएस के बारे में, ठीक है ना, तो हाउ डू यू कैलकुलेट एन आरएमएस वैल्यू। इट इज सिंपल, जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको अगर आप √2 से डिवाइड कर दो तो आपका आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगा। करंट का आरएमएस वैल्यू भी ऐसे ही निकालते हैं,
IRMS भी ऐसे ही निकालते, E0/√2। अगर यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली करंट का इक्वेशन दिया होता तो करंट की इक्वेशन कैसी होती, I इज इक्वल टू I0 sin ωt। तो डायरेक्टली मैं I0 को √2 से डिवाइड कर देता, मुझे ERMS मिल जाता, इतना झंझट करने की भी जरूरत नहीं होती, तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो अब मुझे पता है कि मुझे ERMS कैसे निकालना है। अब बात है XC कैसे निकालते हैं। XC होता है 1/ωc, और 1/ω की जगह पे 2πfc भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले अगर हमारे पास हैं तो IRMS आपके पास कितना आएगा, ERMS विल बी हाउ मच, E0/√2 इंटू 1/XC पहले से डिनोमिनेटर में है, और XC का फॉर्मूला पहले से 1/ωc है, तो इट्स लाइक डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर तो वो ऊपर चले जाएगा, सो इट विल बी लाइक इनटू ωc। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट एवरी वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। तो हम बात कर रहे हैं IRMS के बारे में। E0 हमने अभी भी कहीं ना कहीं निकाला था, ये रहा, राइट इट डाउन, 200√2 पहले से नीचे √2 है, इंटू ओमेगा पहले से निकाल के रखा हुआ है 100, इंटू कैपेसिटेंस पहले से हमारे पास 10⁻⁻6 माइक्रोफराड दिया हुआ है। माइक्रो इज 1 इंटू 10⁻⁻6 फराड, दैट कैन बी रिटन एज 10⁻⁻6 फराड। एवरीथिंग इज हियर, जस्ट कैलकुलेट एंड सॉल्व। √2 आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे 2 जीरोज है, टोटल 4 जीरो हो जाएंगे। वो 4 जीरो 10⁻⁻6 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो ये होगा IRMS 2 इंटू ये 4 जीरो अगर इसमें से चले जाए तो आप बचेंगे 10⁻⁻2 के साथ, 10⁻⁻2 एम्पियर्स, और यू कैन राइट इट एज 20 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर्स, और यू कैन राइट इट एज 20 मिली एम्पियर्स। ये आपका IRMS का वैल्यू आएगा। रिक्वायर्ड आंसर ये है हमारा। लेट्स चेक क्वेश्चन में किससे मैच करता है। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन से क्वेश्चन में ये मैच कर रहा है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी आर हियर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन इज, यहाँ पे R रेडियस ऑफ द सर्कल है, V स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। बहुत ही सिंपल एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में तो आपको क्या चीजें समझ में आती है। आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि आपका जो ओवरऑल मोशन है, ठीक है ना, उसमें जो आपका एक्सेलरेशन होगा या आपके पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी बार बार बदलती जाएगी, और अगर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी बार बार बदलती जाएगी इसका मतलब पार्टिकल को रेगुलर एक्सेलरेशन फीड किया जा रहा है। एक्सेलरेशन जब आप फीड करते हैं तो उससे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जब आप एक्सेलरेशन कम करते हैं तो उसकी उससे वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर ये बंदा एट एन रेडियस r और इसकी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो इसकी वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर वो मेंशन भी करता है द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है कहां पे, एक्चुअली द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस बंदे की स्पीड v होती है, और ओवरऑल आप उसको बोलते हैं कि वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, जब भी आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज यूसीएम, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कोई बंदा करता है तो यह बात तो फिक्स है भाई कि सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, तभी तो नाम में सर्कुलर मोशन आया है। यूनिफॉर्म कर रहा है का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म करने का मतलब है कि ना उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ना उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोचोगे तो सपोज कीजिए आपका जो फैन है वो आपने एक पर्टिकुलर नॉब पे रख के छोड़ दिया। फॉर एन एग्जांपल आपका फैन 3rd नंबर नॉब पे घूम रहा है, तो जब आपका फैन 3rd नंबर नॉब पे घूम रहा है तो वो यूसीएम कर रहा है, ना तो उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज है, ना तो उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ कांस्टेंट है। इसलिए उसको बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर जब आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then you have to understand that you have just turned on your fan,
आपने जस्ट अपना फैन अभी ऑन किया है, तो आपका फैन कैसे था, पहले रेस्ट पे था, फिर धीरे धीरे वो मोशन में आएगा। मतलब पहले आपकी जो फैन की एक्सेलरेशन था जीरो था, वेलोसिटी था जीरो था, सब कुछ जीरो था, धीरे धीरे वो उस चीज को गेन कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। नाउ दिस थिंग विल कम अंडर नॉन यूनिफॉर्म। देन आप अगर नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हो तो दो तरह के एक्सेलरेशन आपको पता होने चाहिए। पहला एक्सेलरेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम की जो चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिखाई देती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो। क्यों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने में या घटाने में मदद करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है, बिकॉज यहां पे ना तो बढ़ाना ना तो घटाना किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर यहां बढ़ाना और घटाना दोनों की जरूरत है, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। और एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं क्या, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों में मौजूद होता है। इन शॉर्ट, जो भी बंदा सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब कहां होता है रेडियल एक्सेलरेशन? नाम में सोचो जरा, नाम में रेडियल वर्ड क्यों यूज किया गया है? एक ऐसा एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन मदद करता है इस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घूमने के लिए। ये एक्सेलरेशन आता कहां से है? ये एक्सेलरेशन आता है एक ऐसी फोर्स से जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं। एक ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन करते वक्त टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। अगर कोई फोर्स सर्कुलर मोशन करते वक्त टुवर्ड्स द सेंटर लगती है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स होगा, तो उस फोर्स से रिलेटेड एक एक्सेलरेशन भी होगा। उस एक्सेलरेशन को आप रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हो। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप कैसे इमेजिन करोगे? रेडियल को तो आपने इमेजिन कर लिया होगा, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रही है कि नहीं, उस फोर्स की वजह से आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो वो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप कैसे इमेजिन करोगे? ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आपको ऐसे इमेजिन करना है, आप एक काम कर सकते हो कि आप एक इस तरह का जो मेले में झूला आता है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इस तरह से बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और कभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस झूले को ऑपरेट करने के लिए एक बंदा यहां पे खड़ा होता है, और कभी अगर इनके पास एक ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं है इस झूले को गोल गोल घुमाने के लिए, तो ये बंदा अपने हाथों से इस चीज को धक्का मारता है। जब भी कोई चीज नीचे आती है ना, अपने हाथ से धक्का मारता है ताकि वो इसको एक कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। तो आप हर एक टाइम पे एक झूला नीचे आने पे उसको धक्का मारते हो, वो जो धक्का आप दे रहे हो ना वो आप टेंजेंशियली दे रहे हो। कभी इमेजिन करो उस चीज को, कैसे वो बंदा धक्का मारता है, ऐसे मारता है धक्का, ये धक्का मारता है, वो ऐसे हाथ से ऐसे धक्का मारता है। ये जो टेंजेंशियल उसने फोर्स लगाई, ये जो टेंजेंशियल उसने धक्का लगाया, इसकी वजह से इसके एक्सेलरेशन में आएगा बदलाव, और वो जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल। इतनी जानकारी टेंजेंशियल और रेडियल के लिए अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आपके लिए काफी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बोला? क्वेश्चन डायरेक्टली ये बोला कि मुझे रेशियो बताओ टेंजेंशियल और रेडियल का। अगर आपको रेडियल और टेंजेंशियल के फॉर्मूले पता होते तो एमएचसीटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 5 सेकंड का टाइम लगता है। 5 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सेलरेशन, और यही हमें आंसर बताना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा टाइम्स आर, एंड रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर ऊपर जाएगा, अल्फा आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। दिस शुड बी अवर आंसर। सो अल्फा आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अल्फा आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, खत्म हो गया। सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा, बट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगला, इट बिलोंग्स टू द चैप्टर दैट इज सरफेस टेंशन। लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन। अ वायर, मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स ऑन द सरफेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इफ इट इज नॉट टू सिंक इन वाटर देन मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू। टी सरफेस टेंशन का यूज कीजिए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए यूज कीजिए, रो उस बंदे की डेंसिटी है। ठीक है, एक पानी का सरफेस ले लो,
इस तरह से, उसके ऊपर एक मेटल की वायर ले लो। जब भी हम मेटल की वायर बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ले लिया आपने मेटल की वायर, साफ साफ बोला है नॉट टू सिंक, डूब नहीं रहा, इसका मतलब फ्लोट कर रहा है। कोई चीज फ्लोट कब करती है? कोई चीज फ्लोट तब करती है जब वहां पे कोई इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन आने का मतलब यह है कि उस बंदे के ऊपर पक्का दो ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जो इसको इक्विलिब्रियम में लाके रख रहे हैं। फ्लोट करने के लिए दो ऐसे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। तो जहां तक हमारी नॉलेज है, एक फोर्स तो दुनिया में हर टाइम पे मौजूद होता है। कभी भी एफबीडी बना लो, कभी भी एफबीडी बना लो, ये फोर्स तो आपका पीछा कभी छोड़ने वाला है। दिस इज कॉल्ड एज एम जी। सवाल ये उठता है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है इसका फोर्स, जो कि सरफेस टेंशन से आ रहा है। तो फोर्स सरफेस टेंशन का कितना होता है? वो होता है T into L. Now what is this L? L will be the length of this wire. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स ऑन अ पर यूनिट लेंथ। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? सरफेस टेंशन इंटू एल। फोर्स का मुकाबला फोर्स के साथ, वेट एक तरह की फोर्स है और ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। हमको पता है ये दोनों पक्का इक्वल है, तभी तो फ्लोटिंग वाली कंडीशन डेवलप हो रही है। तो लिख लो भाई, mg इज इक्वल टू टी इंटू एल, लिख लिया। पर ऑप्शन अगर देखोगे भाई तो डेंसिटी वेंसिटी में बात हो रही है और हमको रेडियस के बारे में बात करनी है कि कितना मैक्सिमम रेडियस होना चाहिए। तो जरा सोचो, अगर ये एक वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास को आप सबसे पहले कैसे लिख सकते हो? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हो गया, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगली चीज आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऐसे कैसे रहने दो, वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ आप लिख सकते हो। तो मास की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं डेंसिटी, एरिया, लेंथ और G इज इक्वल टू टी इंटू एल। यहां से टी कैंसिल कर दो, सॉरी एल और एल कैंसिल कर दो। डेंसिटी तो रखो, एरिया की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? पाई आर स्क्वायर टाइम्स G इज टी इंटू एल। क्योंकि हम आर में इंटरेस्टेड हैं, एल हट गया, टी अपॉन रो पाई जी। आर का क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो पाई जी। मैच करने की कोशिश करते हैं। R is under root T upon rho pi G. You can see A will be the correct answer for this question. Nothing much. Again, I'll tell you, MHCT देख के ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए. Yes, the questions are really, really simple. You can score a good percentile in MHT CET, but the fact is, you should be very, very well aware of things like आपके पास knowledge depth होनी चाहिए. दूसरी चीज, आपकी स्पीड बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए एमएसटी सीटी में। ये मत भूलिए, सिर्फ फिजिक्स के ही 50 क्वेश्चंस नहीं आने वाले, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा, ठीक है ना। एंड टाइम, उतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके 99 के अबव परसेंटाइल लेना रिक्वायर स्किल। एंड वो स्किल आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में बैठने के बाद नहीं आएगा, वो आज से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। यू कैन पिक अप एनी क्वेश्चंस, लाइक इफ यू हैव सीन दिस 3 क्वेश्चंस, राइट, लुक फॉर सिमिलर क्वेश्चंस कि ऐसे ही 3 क्वेश्चंस में कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूं, ऐसे ही 10 क्वेश्चंस में कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूं, ऐसे ही 30 क्वेश्चंस में कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहा हूं। जब आप इस चीज की प्लानिंग के साथ एमएचसीटी के लिए तैयार होंगे, श्योरली यू गेट अ गुड परसेंटाइल, एंड यस, आफ्टर दैट श्योरली यू गेट अ गुड कॉलेज ऑल्सो, एंड ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर लाइफ एक पर्टिकुलर शेप लेने की कोशिश कर लेता है। बिकॉज गेटिंग अ गुड कॉलेज इज इक्वल टू गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट, and getting a good placement just after your whatever graduation you are doing, ठीक है ना, it gives a boost, professional boost to your life. तो तैयार हो जाइए, पढ़ाई कीजिए. Any doubts you can email me on garibpeoples@gmail.com. Thank you so much.